सो वेलकम टू द न्यू वीडियो स्टूडेंट्स। अभी वीडियो बनाने का प्लान मेरा इसलिए है बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे और ये आपको वीडियोस मिलेंगी, कोई टेंशन मत लो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। सो अभी CNS लेने का इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है, बिकॉज बहुत लोग को पेपर होने वाला है। ठीक है, अभी एंट्रेंस पेपर होने वाला है, सॉरी एग्ज़ाम आ रहा है बेसिकली, आपको पता ही है किसका, यूनिट टेस्ट का। तो यूनिट टेस्ट का पढ़ाई करना ही है आपको। तो यूनिट टेस्ट के लिए अभी जस्ट CNS इंपॉर्टेंट है बिकॉज CNS सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, सो हम लोग CNS स्टार्ट करेंगे आज। पहले टॉपिक खत्म करेंगे जिसका नाम है CDT एंड हिप्नोटिक। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नाउ CNS, व्हाट इज CNS? बेसिकली CNS इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन कैर करता है। किससे होता है वो? ब्रेन जो मैनेज करता है उसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इतना पता है आपको ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तब इसको सप्रेस करना पड़ता है, और बहुत कम एक्टिव होता है तो इंक्रीज स्टिमुलेशन करना पड़ता है। तो CNS के ऊपर जो है मेन ब्रेन वर्क करता है। सो नाउ फर्स्ट टॉपिक है आपका सीडेटिव एंड हिप्नोटिक। सो सीडेटिव एंड हिप्नोटिक स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, नाउ सीडेटिव क्या होता है? सीडेटिव मींस अ सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस एंजाइटी एंड इंक्रीजेस कामनेस विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। मतलब स्लीप नहीं होता और वो बेसिकली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा कामनेस एंड रिड्यूस करेगा एंजाइटी विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। स्लीप नहीं आएगा, बाकी सब चीजें CNS की जो एक्टिविटी है इसको डिप्रेस करेगा। ठीक है, हिप्नोटिक वही उल्टा करता है, इंड्यूसेस स्लीप और रिड्यूसेस एंजाइटी एंड इंक्रीज कामनेस। नाउ आपको पता है स्लीप साइकिल। ठीक है, स्लीप साइकिल कैसे होता है? आप पहले सोने जाते हो बेड में, बेड लगा लिया आपने। ठीक है, तो स्टेज 1 होता है स्लीप का पहले, जो होता है 2.5%। ठीक है, स्टेज 1 होने के बाद स्टेज 2 होता है जिसको बोलते हैं नॉन REM। REM मींस नॉन नॉन अपना आई मूवमेंट्स। ठीक है, नॉन आई मूवमेंट को बोलते हैं ये स्टेज 2, जिसमें हम लोग नॉन रेगुलर आई मूवमेंट, बेसिकली नॉन रेगुलर आई मूवमेंट, जिसमें बेसिकली क्या होता है, आप सोने के बाद आपके ये जो आंखें का ये जो ऑर्बिट होता है वो हिलता रहता है ना सोने टाइम, तो वो तब तक स्टेज 2 रहता है, जिसको बोलते हैं 67-75%। देन आता है स्टेज 3 जिसको बोलते हैं डीप स्लीप। डीप स्लीप मतलब पूरा आप गहरी नींद में, जो होता है 15% से 25%, जब उसके बाद होता है। देन आता है REM स्लीप, दैट इज कॉल्ड एज अ रेगुलर आई मूवमेंट। जब आप उठने की तैयारी में रहते हो तब आपका आंख खुद मूव करने लगता है, तब होता है, उसे बोलते हैं रेगुलर आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, तो ऐसे स्टेजेस होते हैं स्लीप का जो हिप्नोटिक कैरी करता है। समझ में आया हिप्नोटिक? नाउ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में पहले आता है बार्बिचुरेट्स, जिसका एग्जांपल है मेफोबार्बिटॉन, फिनोबार्बिटॉन। देन आता है बेंजोडायज़ेपिन्स, जिसका एग्जांपल है डायज़ेपाम, नाइट्रोज़ेपाम। इमिडाज़ोल पायरिडीन, जिसका नाम है ज़ोलपीडीन। देन साइक्लोपायरानोलोन, जिसका नाम है ज़ोपिक्लोन। देन उसके बाद पायरोज़ोलोपिरिमिडीन, जिसका नाम है ज़ेल्पियोन। कार्बामेट, जिसमें आता है मेमोट्रोपाइन। देन आता है मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसका नाम है रेमेल्टॉन। ठीक है, ये याद रखना, मेलाटोनिन है, दैट्स व्हाई रेमेल्टॉन लिखा है इसका। मेल्टॉन मतलब मेलाटोनिन, समझ में? सो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बेंजोडायज़ेपिन, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है और वही आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेंजोडायज़ेपिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेंजोडायज़ेपिन का स्ट्रक्चर है, A रिंग, B रिंग एंड C रिंग। बेंजोडायज़ेपिन, इसमें अज़ेपिन्स आता है ना, अज़ेपिन्स याद आ रहा है आपको? आपको OC3 में था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें अज़ेपाइन था, जिसमें नाइट्रोजन रहता है, 7 कार्बन वाला रिंग रहता है। दिस इज अ 7 कार्बन रिंग, दैट इज बेंजोडायज़ेपिन। ठीक है, नाउ बेंजोडाई मींस 2 बेंजीन अटैच रहेंगे, एक इधर है और एक नीचे। ठीक है, समझ में आया? 2 बेंजीन अटैच रहेंगे, एक यहाँ और एक नीचे। नाउ नंबरिंग करोगे, ये नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, जिसके पास R1 है, ये 1 होगा, सेकंड 3 4 5 6 7 ऐसे करके पूरा रिंग। नाउ रिंग में दिस मेन A रिंग, अब SAR पढ़ेंगे। SAR में 8.7 पॉइंट लिख दे, काफी है। A रिंग इज शुड बी एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कोई भी हो सकता है,
क्यों? बिकॉज इससे एक्टिविटीज की बढ़ती है, तो एरोमेटिक रहना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट क्या है, ये R7 दिख रहा है आपको, R7 should be electro withdrawing group because it will increases the activity बढ़ाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the activity। देन आता है ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तीन डबल बॉन्ड, ये तीन डबल बॉन्ड शुड बी 6 C8 एंड C9 शुड बी अनसैचुरेटेड बिकॉज़ वहां डबल बॉन्ड रहना ही चाहिए, वो डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स एक्टिविटी, यार इंक्रीजेस द एक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट है ये जो फिनाइल रिंग अटैच है पांचवें पोजीशन पे, फिनाइल रिंग इंक्रीजेस एक्टिविटी बट यही फिनाइल रिंग में अगर कोई एक्स ग्रुप दैट इज हाइड्रोजन ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच कर दिया, ये तो ऑर्थो है ना, पैरा पोजीशन पे अटैच कर दिया तो उसकी एक्टिविटी पूरी डिक्रीज हो जाएगी। इसके लिए कभी भी ऑर्थो पोजीशन पे हमें अटैच करना। देन आता है छठवां पॉइंट दैट इज लास्ट, सेकंड लास्ट इज कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब ये जो नाइट्रोजन और एसिड बॉन्ड है वो कोप्लेनर होना चाहिए। जब आप कोप्लेनर की बात कर रहे हो तो वो ऐसे होने चाहिए, ठीक है, एक ही प्लेन में होने चाहिए। हाँ, तो कोप्लेनर रहना चाहिए, दैट्स व्हाई उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई इसका जो S इनैंशियोमर है इज मोर एक्टिव देन R। याद रखना कभी भी S इज मोर एक्टिव देन R ऑफ द बेंजोडाइazepine बिकॉज़ वो S वाला ऐसा रहता है, R वाला ऐसा रहता है, तो S वाला इज मोर एक्टिव देन R, ठीक है। सो नेक्स्ट छठा पॉइंट, C डबल बॉन्ड S और C डबल बॉन्ड वो शुड बी कोप्लेनर, वो भी कोप्लेनर रहना चाहिए जो डबल बॉन्ड बताया आपको। C3 थर्ड कार्बन पे अगर OH ग्रुप रहेगा, ईस्टर रहेगा तो उससे बायोएक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपको पता ही है ईस्टर अंदर जाने के बाद ब्रेक डाउन होके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई दैट विल बी इंक्रीजिंग द बायोएक्टिविटी। तो ये 6 पॉइंट है बेंजोडाइazepine के, याद रखना ऐसे आगे, ठीक है। तो बेंजोडाइazepine में MOA क्या है, ठीक है, MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ब्रेन में एक्चुअली जब डिप्रेस करना रहता है तो हमारे ब्रेन में एक रिसेप्टर रहता है जिसको बोलते हैं गाबा रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? गाबा रिसेप्टर। आपको पता ही होगा गाबा रिसेप्टर गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड इसको बोलते हैं गाबा। गाबा में दो रहते हैं, ये क्या बोल सकते हैं, हेलिक्स, जिसमें अल्फा और बीटा रहता है, ठीक है। नाउ अल्फा बीटा आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चैनल है, ठीक है। ये चैनल क्या काम करता है, ये क्लोरीन का इनफ्लक्स करता है इनटू द सेल, क्लोरीन का इनफ्लक्स करता है इनटू द सेल, ठीक है। सेल के अंदर आएंगे, सेल के अंदर आने के बाद इट विल इंड्यूस, मतलब इट विल डिक्रीज द एक्टिविटी, मतलब वो एकदम बेसिकली क्या करेगा, वो ब्रेन की एक्टिविटी को कम करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम करता है। तो हमारे क्या करते हैं ये बेंजोडाइazepine, ये गाबा ए रिसेप्टर पे जाते हैं जो बेसिकली एंजियोलाइटिक है एंड सेडेटिव एंड हिप्नोटिक है। तो उस पे जाके एक्टिविटी करते हैं और वो क्या करते हैं और इन्फ्लक्स करते हैं क्लोरीन का, और अंदर लेते हैं क्लोरीन, और जिससे क्या होता है हाइपरपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, सीएनएस डिप्रेशन, आदमी स्लीप एंड डिक्रीज एक्टिविटी में चला जाता है। समझ में आया? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइazepine, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट में मैंने कन्वर्ट किया, अगर ये पूरा भी पढ़ लोगे ना तो भी आपको लिख के देता हूं, पहला टॉपिक आपका हो गया, ठीक है। तो ध्यान देके सुनो जो चीजें बोल रहा हूं। अब बेंजोडाइazepine के इंपॉर्टेंट ड्रग्स क्या क्या है, पहला है दैट इज डायजेपम, ठीक है। ये जो डायजेपम दिख रहा है आपको, दिस इज द फर्स्ट ड्रग, ठीक है। नाउ देन सेकंड ड्रग इज नाइट्राजेपम, डायजेपम नाइट्राजेपम। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर मैंने बनाया नहीं बिकॉज इनमें ही यही स्ट्रक्चर है, बस खाली क्या पोजीशन पे चेंज है देखो। R1 पे क्या अटैच्ड है, उधर R1 पे रहना चाहिए CH3, मतलब यहाँ CH3 होगा, R3 और X होना चाहिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होगा ये दोनों भी, एंड R7 रहेगा क्लोरीन, याद रखना R7 विल बी द क्लोरीन, देन इट इज कॉल्ड एज अ डायजेपम, ठीक है। नाउ डायजेपम में का जब मेटाबॉलिज्म करोगे तो मेटाबॉलिज्म दो तरीके से होता है, एक एन डीअल्काइलेशन होता है, एक ऑक्सीडेशन। एन डीअल्काइलेशन मतलब क्या, एन पे जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, उसका अगर रिमूवल कर दिया तो उसे बोलते हैं डीअल्काइलेशन, एन डीअल्काइलेशन, ठीक है। अब आपको पता ही है यहां क्या दिखा था कि वो R1 पे क्या है CH3 है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ CH3 होगा, तो ये N CH3 अटैच है, मतलब N के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये CH3 जब चला जाएगा तब बोलेंगे उसको एन डीअल्काइलेशन। तो इसका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसमें CH3 नहीं हो सकता, तो इजीली आप लिख सकते हो मेटाबॉलिज्म भी इसका, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर जो CH3 है वो जब निकाल दोगे तो उसको बोलते हैं एन डीअल्काइलेशन।
देन आता है ऑक्सीडेशन, वही एंटी अल्काइलेशन वाले प्रोडक्ट को जो आपको बना है उसको अगर थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच कर दिया, मतलब ये ग्रुप इधर OH ग्रुप अटैच कर दिया, देन इट विल हैव स्ट्रक्चर विल बी ऑक्साजेपाम। क्या बोला जाएगा उसे? ऑक्साजेपाम। ठीक है, समझ में आया? तो ये दो चीज याद रखना आपको, एंटी अल्काइलेशन ऑक्सीडेशन होगा जिसमें ड्रग्स मिलेंगे, इसमें ऑक्साजेपाम उसका बाय प्रोडक्ट है जो और एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाइट्रोजेपाम, सेम R1 R2 R3 R1 R3 X सब हाइड्रोजन रहेगा और R7 पे जो रहेगा नाइट्रो ग्रुप अटैच रहेगा, तब उसे बोलते हैं नाइट्रोजेपाम। ये दो ड्रग का स्ट्रक्चर याद रखो बस, और कुछ जरूरत नहीं है। देन आता है क्लास बी, ये क्लास ए में ड्रग्स आते हैं। क्लास बी क्या है? उसमें खाली एक एडिशनल अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रायाजोल रिंग, इसे बोलते हैं ट्रायाजोल रिंग, जो अटैच हो जाता है ऊपर, ये आप देख रहे हो दिस पार्ट, इसको बोला जाता है ट्रायाजोल रिंग। तो ट्रायाजोल रिंग जो अटैच हो जाता है तब इसे बोलते हैं क्लास बी, जिसमें दो ड्रग आते हैं, एप्लाजोलम एंड इस्टाजोलम। ठीक है, एप्लाजोलम एंड इस्टाजोलम, इसमें भी सेम R1Y R8X। ठीक है, ये दिया है। R1 जो रहेगा वो CH3 रहता है, R8 जो रहता है वो क्लोरीन होता है, X रहता है हाइड्रोजन, एंड Y जो यहाँ दिया है आपको Y, ठीक है, Y शुड बी नाइट्रोजन, तब इसे बोलते हैं अल्फाजोलम। ठीक है, एंड इस्टाजोलम जब R1 हाइड्रोजन हो, R8 क्लोरीन हो और सब हाइड्रोजन, सेम खाली क्या रहता है? CH3 नहीं रहता इसमें इस्टाजोलम में। ठीक है, खाली हाइड्रोजन रहता है R8 पोजीशन। तो ये दो ड्रग का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, आपका 4 ड्रग हो गया इसके अंदर ही, एक ये ड्रग हो गया बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा अच्छे से करना है। ठीक है, आपको मैंने ये वीडियो बना के दिया सो दैट आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट अभी थोड़े से 3 ड्रग है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज नॉन बेंजोडाइजेपिन, जिसमें आता है ज़ोल्पीडेम। ठीक है, ज़ोल्पीडेम का स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ज़ोल्पीडेम में ये जो CH3 अटैच रहता है यहाँ, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो COH मिलेगा, ये होगा इसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, याद रखना। ठीक है, देन आता है साइक्लोपायरोलोन, उसका एग्जांपल है ज़ोल्पिक्लोन, दैट इज दिस स्ट्रक्चर। इसका S जो कंफर्मेशन है इज मोर एक्टिव देन द R, दैट इज 50 टाइम्स ज्यादा एक्टिव है। देन उसके बाद इसका भी अगर इधर N दिख रहा है अल्काइल ग्रुप, अगर एन डी अल्काइलेशन करते हैं इसको तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, वो भी होगा उसका बाय प्रोडक्ट। देन आता है नेक्स्ट लास्ट का, दैट इज मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट, जिसका नाम है रेमेल्टोन। रेमेल्टोन का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, आपको याद रखना है। रेमेल्टोन में MOA क्या है वो इंपॉर्टेंट है। MOA क्या है? ये बाइंड करता है MT1R, दैट इज मेलाटोनिन रिसेप्टर 1। ठीक है, उस पे ऐड करता है और उसके इनहिबिट कर देता है फायरिंग ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का फायरिंग मतलब न्यूरॉन फटाफट फायरिंग करते ना, तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, तो फायरिंग ही बंद करने बोल देता है, सो दैट आप स्लीप मोड में चले जाओ। दैट्स व्हाई इंड्यूस स्लीप, दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मेलाटोनिन रिसेप्टर। तो ये पूरा हमारा बेंजोडाइजेपिन और सेडेटिव हिप्नोटिक्स कंप्लीट हुआ है। आप ये वीडियो देखो और इसके साथ यही फोटो भेजूंगा, आप इसमें से लिख लो, नोट्स निकाल लो चाहिए तो, और अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी एंटी पार्किंसन डिसीज। अभी तो आपको मैंने बताया व्हाट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, नाउ वी विल स्टडी एंटी पार्किंसन। आपको पता है पार्किंसन किसके वजह से होता है? व्हाट इज पार्किंसन? बेसिकली पार्किंसन मतलब ये समझो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हैंड है। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हैंड का मूवमेंट कंट्रोल हो सकता है विद उनके अंदर, बट पार्किंसन वाले बंदे को ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, उनको उसको बोलते हैं ट्रेमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेमर। तो ट्रेमर की वजह से मूवमेंट होता है, रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी मतलब ये हाथ मूव ज़्यादा नहीं कर पाएगा, जैसे मेरा मूव कर रहा है ये मूव नहीं कर पाएगा, दैट इज रिजिडिटी आ जाती है। एंड ब्रैडिकाइनेसिया, ब्रैडिकाइनेसिया मतलब झुक जाता है बॉडी पूरा ऐसे। ठीक है, तो ब्रैडिकाइनेसिया हो जाता है। तो ये 3 चीजें होती है जब पार्किंसन होता है। अब पार्किंसन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ये एक्साइटेड रिएक्शन, कैल्शियम ओवरलोड हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तब जाके पार्किंसन होता है। और एक और मेन रीजन है पार्किंसन होने की डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है इनटू द ब्रेन एंड कोलिन, दैट इज एसिटाइलकोलिन, दैट इज कोलिनर्जिक का जो एसिटाइलकोलिन है उसका लेवल बढ़ जाता है। इसका लेवल बढ़ गया, इसका लेवल कम हो गया, तो क्या हो जाएगा?
इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने की वजह से पार्किंसन होता है, ठीक है ना। पार्किंसन जो होता है उसमें डोपामाइन का लेवल कम हो गया, तो हमें पहले डोपामाइन की चीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको पता है ये डोपामाइन प्रीकर्सर क्या है? प्रीकर्सर मतलब डोपामाइन जिससे बनता है, लेवोडोपा, कार्बिडोपा। देन आता है डोपामाइन रिलीजिंग एजेंट, मतलब डोपामाइन रिलीज करने वाला, मतलब कभी कभी होता है कि सेल रिलीज नहीं करता डोपामाइन को, तो रिलीज करने के लिए अमाटिडिन है। देन डोपामाइन प्रीकर्सर एगोनिस्ट, मतलब इसका भी एगोनिस्ट क्या है? ब्रोमोक्रिप्टिन, मतलब ये भी हेल्प करेगा रिसेप्टर को एक्टिविटी करने के लिए। देन आता है इनिबिशन ऑफ डोपामाइन मेटाबॉलिज्म, दैट इज सेलेनिन। क्या करता है? डोपामाइन का एक्टिविटी जो डोपामाइन के जो मेटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम्स रहेंगे उनको इनिबिट करता है। आपको पता है ये डोपामाइन कहाँ से बनता है? डोपामाइन बनता है ट्रिप्टोफैन से। किससे बनता है? ट्रिप्टोफैन, ठीक है। आपको पता है ये ट्रिप्टोफैन से बनता है। जब एड्रेनालिन की सिंथेसिस पढ़ते थे आप, उसमें एड्रेनालिन के बाद के पहले वाला प्रोसेस होता था डोपामाइन फॉर्मेशन, ठीक है। तो वही प्रोसेस सेम फॉलो करता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ डोपामाइन। डोपामाइन बनता है थ्रू दैट मैकेनिज्म। अब डोपामाइन बन गया, बनने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म होगा, तब इसमें दो एंजाइम यूज होते हैं, दैट इज COMT एंड MAO। कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, आपको याद आ रहा है कुछ? यही एंजाइम है इंपॉर्टेंट। MAO मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, ठीक है। ये दो एंजाइम है जो मेटाबॉलिज्म करते हैं डोपामाइन का, तो उसको इनिबिट करने के लिए डोपामाइन मेटाबॉलिज्म इनिबिटर है, दैट इज कॉल्ड एज सेलेनिन। आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली डोपामाइन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये डोपामाइन का स्ट्रक्चर है। दो OH ग्रुप अटैच रहेंगे ऑन थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। इसका S आइसोमर इज मोर एक्टिव, इसका S आइसोमर इज मोर एक्टिव, ठीक है। उनमें पहला ड्रग पढ़ेंगे, दैट इज कार्बिडोपा। आपको पता है लेवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर द फर्स्ट ड्रग ऑफ दिस प्रीकर्सर, ठीक है। तो कार्बिडोपा एंड लेवोडोपा का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड हर साल, व्हाई वी गिव कार्बिडोपा विथ लेवोडोपा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। रियली ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन में क्या आता है बेसिकली, आपको पता है जब डोपामाइन का प्रिपरेशन करना होता है तो लेवोडोपा दिया जाता है। लेवोडोपा क्या करता है? ब्लड में, अभी आपको पता है सब चीजों को ब्रेन में जाने के लिए पहले कौन सी चीज पार करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं BBB, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। तो डोपामाइन यहाँ तक आ जाता है, कहाँ? सेल के थ्रू आ जाता है, ब्लड के थ्रू यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ क्या है? ब्रेन है। अब उसको ब्रेन के अंदर जाना है सो दैट वो डोपामाइन रिलीज करे। पर लेवोडोपा यहीं बेसिकली डोपा कर क्या? डोपा डी कार्बोक्सिलेज, क्या? डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के वजह से लेवोडोपा यहीं इन द सेल ऑफ ब्लड कन्वर्ट हो जाता है डोपामाइन से। इससे क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और एक्टिविटी नलिफाइड, ठीक है। हमें एक्टिव डोपामाइन बनाना था, पर हमें बनाना नहीं था ब्लड के अंदर, हमें बनाना था ब्रेन के अंदर, पर ब्रेन के अंदर बनता नहीं है। तो दैट्स व्हाई डोपामाइन जहां ब्लड के अंदर बनता है तो उससे ज्यादा बढ़ जाता है डोपामाइन की लेवल इनटू द ब्लड, उससे क्या हो जाता है? टॉक्सिसिटी हो जाती है और उसकी एक्टिविटी भी नहीं रहती। इसके लिए कार्बिडोपा दिया जाता है। कार्बिडोपा क्या करता है? लेवोडोपा जब इधर डिग्रेड हो जाता है तो कार्बिडोपा उसको सप्रेस करता है, ये एंजाइम को सप्रेस कर देता है। सप्रेसिंग की वजह से लेवोडोपा अंदर घुस जाता है, ब्रेन के अंदर उसकी एक्टिविटी होती है। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। नेक्स्ट डोपामाइन रिलीजिंग एजेंट, इसका नाम है अमाटिडिन। अमाटिडिन का स्ट्रक्चर है ये। अमाटिडिन से रिलीज करता है डोपामाइन का एंड इनिबिट करता है NMDA रिसेप्टर का, जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर डोपामाइन रिसेप्टर, ठीक है। तो उसको बेसिकली हेल्प करता है ये इनिबिट करने के लिए। क्यों? बिकॉज ये बेसिकली ये रिसेप्टर क्या करता है? रीअपटेक करता है, किसका? डोपामाइन का। रीअपटेक मतलब क्या? अभी रिलीज कर दिया उसको इनटू द क्या बोल सकते हैं इसे? साइनेप्सिस। याद आ रहा है आपको? साइनेप्सिस के अंदर अगर रिलीज कर दिया, यहाँ डोपामाइन आ गया, तो इसको वापस खींचने को बोलते हैं रीअपटेक। आपको पता है, याद आ रहा है? रीअपटेक ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम, उसमें भी बोला था। तो वैसे डोपामाइन का भी रीअपटेक होता है, तो उस रीअपटेक को ब्लॉक करने के लिए ये इनिबिट कर देता है NMDA रिसेप्टर। समझ में आया? देन आता है
इनहिबिशन ऑफ डोपामाइन मेटाबॉलिज्म दैट इज सेलेनिन। सेलेनिन किसको इनहिबिट करता है? ये दो एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है। इसके वजह से डोपामाइन का इनहिबिशन कम होता है, सॉरी मेटाबॉलिज्म कम होता है और लेवल बढ़ जाता है डोपामाइन का इनटू द ब्रेन। ये स्ट्रक्चर है सेलेनिन का, याद रखना, ठीक है। देन इसके बाद आता है एंटीकोलिनर्जिक। अब ये क्यों जरूरी है? हमने तो पढ़ लिया डोपामाइन के रिलेटेड, अब हमें एंटीकोलिनर्जिक क्यों पढ़ना है? बिकॉज यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, कोलिनर्जिक सिस्टम बढ़ रहा है तो उसको भी कम करना पड़ेगा ना, सो दैट डोपामाइन बढ़े। तो इसके लिए एंटीकोलिनर्जिक के में ये दो ड्रग इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेंजोट्रोपिन एंड साइक्लोसिडिन, सॉरी प्रोसाइक्लोडिन। बेंजोट्रोपिन एंड प्रोसाइक्लोडिन, ठीक है। ये बेंजोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज प्रोसाइक्लोडिन। ये बेसिकली क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन का रिलीज इनटू द बेसिकली सिनेप्सिस कम कर देते हैं और एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिटाइल कोलिन का लेवल इनटू द ब्रेन कम हो जाता है और डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है और वो दोनों इक्वल पे आ जाते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बेसिकली एंटी पार्किंसन ड्रग्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको स्ट्रक्चर ये बनाना है, ठीक है। इजी है क्वेश्चंस, ये चैप्टर बहुत इजी है। इसके लिए गिने चुने 2-3 क्वेश्चन आते हैं मेन इसके रिलेटेड। समझ में आया? नोट्स दिया है, उसको देखो, ठीक है। तो ये एंटी पार्किंसन आपका खत्म होता है यहाँ, ठीक है।